मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। एक अनचार्ज बॉडी को कितने तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मेथड तो हमको आता है, कौन सा, रब करना, कि हम चीज़ों को आपस में रब करके चार्ज कर सकते हैं। तो पहला मेथड हम उसी को बना लेते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, जब भी दो चीज़ें रब की जाएंगी दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी दो चीज़ को रब कर रहे हो तो एक बॉडी चार्ज हो दूसरी चार्ज ना हो। जब भी किसी दो चीज़ को आप रब करोगे हमेशा दोनों चार्ज होंगे, और एक टाइप का चार्ज कैरी करेगा, दूसरा अपोजिट टाइप का चार्ज कैरी करेगा, दोनों में चार्जेस आएंगे। और ऐसा क्यों होता है, बोलिए बोलिए बोलिए। ओके, दिस इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इससे क्या डेवलप होता है, अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस, यानी दोनों बॉडी चार्ज होती है, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, दूसरा मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने का, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है कांटेक्ट, मेक ए कांटेक्ट एंड चार्ज ए बॉडी, ठीक है। ओके, इसके लिए हमको क्या करना है, एक हमको अनचार्ज बॉडी लेना है। सपोज दिस इज ए बॉडी whose नेट चार्ज इज 0। इसका नेट चार्ज कितना है इस बॉडी का, नेट चार्ज 0 होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसमें चार्जेस नहीं हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। नेट चार्ज 0 होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें चार्ज नहीं है। नेट चार्ज 0 होने का मतलब क्या है, उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हैं। दोनों चार्जेस इक्वल नंबर में होते हैं तो एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं, न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने निगेटिव चार्ज भी होंगे। ऐसे, ठीक है ना, इक्वल इन नंबर में जो होंगे सो होंगे। ओके, इसके सामने हम एक बॉडी ला के रखते हैं और ये चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी कैसे लाओगे, बहुत आसान है, अपनी शर्ट में रब करके हम चार्ज बॉडी बना सकते हैं, है ना। दिस इज चार्ज बॉडी, और सपोज इसमें जो प्लस माइनस होने हैं वो तो है ही, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस तो होते ही है ना। अगर मैं इसको चार्ज करूँगा तो एक्सेस में एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएंगे, जो भी चार्ज आए। सपोज अगर ये प्लास्टिक है, अगर ये प्लास्टिक है तो एक्सेस में कौन से चार्ज होंगे, इसमें कौन से, प्लास्टिक में कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें एक्स्ट्रा कौन से चार्जेस रहेंगे, ज़्यादा नेगेटिव। जो प्लस माइनस हैं वो हैं इसके पास, वो मैं नहीं बना रहा ना, एक्सेस चार्ज मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ। ये ठीक है, तो ये बॉडी क्या है, चार्ज, और कैसा चार्ज है इसमें, निगेटिव चार्ज। ये समझ आया। तो ये एक अनचार्ज बॉडी है जिसका नेट चार्ज 0 है। एक चार्ज बॉडी, इसके मैं प्लस और माइनस और नहीं बना रहा ना, जो न्यूट्रल के लिए रहते हैं वो तो हैं ही इक्वल नंबर में। उसके अलावा जो एक्सेस में चार्ज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक निगेटिव चार्ज बॉडी है। ये मैं इसके पास लेके आया, और पास ला के क्या करना है, इसमें टच कर देना है ऐसे। ये इसके साथ हमने इसको ऐसे टच करा दिया। समझ आया, आया कि नहीं आया, आया। इसको हमने टच करा दिया। टच कराने को बोलते हैं कंडक्शन, कांटेक्ट में लाना। इसको टच कर दिए। अब एक अनचार्ज थी, एक चार्ज थी, आप टच करेंगे, और ये कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर क्या करता है, चार्जेस को चलना अलाउ करता है, तो चार्जेस चलेंगे इसके अंदर।
किस में से किस में जाएंगे? तो आंसर है, देखिए इसमें एक्सेस में कौन है? नेगेटिव, और सेम टाइप के चार्ज है नेगेटिव। सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो ये सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे। और आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि इसमें कितने चार्जेस मैंने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चार्ज हैं। 10 में से इमेजिन कीजिए ये 9 के 9 मिल करके इस अकेले को पुश करते हैं, रिपल करते हैं। 9 के 9 इसको रिपल किए, तो ये कहाँ चला गया? इसमें आ जाएगा। फिर इधर कितने बचेंगे? 9, तो 8 के 8 मिलके एक को रिपल करेंगे जो बॉर्डर में खड़ा होगा रिपल्शन से, वो इसमें आ जाएगा। क्योंकि इधर तो सब न्यूट्रल है, प्लस माइनस बराबर है, इधर कोई चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा में, तो इधर से रिपल्शन कम रहेगा, इधर का रिपल्शन ज़्यादा है क्योंकि सेम टाइप के चार्जेस ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो ये ऐसे रिपल कर करके इसके अंदर ऐसे जाने लगते हैं ऐसे। और थोड़ी देर के बाद जब ये होता है रिपल्शन, और उसके बाद जब अपन देखते हैं ऐसे ये, तो इसमें बहुत सारे चार्जेस आ गए। हम प्लस माइनस थोड़े से कम बना के दिखाते हैं। जो प्लस माइनस है वो तो रहेंगे ही, उसके पास एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा? इसके पास नेगेटिव चार्जेस आ गए ऐसे। जो प्लस माइनस थे वो तो हैं थोड़े बहुत, समझ रहे हो ना? हाँ जी। एक्स्ट्रा में क्या आ गया इसके पास? नेगेटिव आ गया एक्स्ट्रा में, नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉडी क्या हो गई? ये चार्ज हो गई। पहले ये जीरो चार्ज था, इसका नेट चार्ज जीरो था, कोई चार्ज नहीं था। जैसे आपने टच करवाया, कंडक्शन करवाया, तो इसके चार्जेस फ्लो होकर के इसमें आ गए और इसको हमने हटा लिया। ऐसे ये, ठीक है। तो ये बॉडी चार्ज हो गई कि नहीं? इसमें चार्जेस आ गए, तो ये कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया ये। हाँ जी, इसको जरा सा देखो, क्या ये न्यूट्रल हो जाएगा या ये अभी चार्ज रहेगा? बोलिए। ये चार्ज रहेगा। इसने इसको चार्ज दे दिया, ये चार्ज हो गया। क्या ये चार्ज रहेगा? चार्ज देने के बाद क्या इसका पूरा चार्ज फ्लो हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? ये तो फ्लो कर रहा था चार्ज ना। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। क्या इसके सारे चार्जेस यहाँ फ्लो हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे? इसलिए कि जैसे इसमें सपोज 10 चार्जेस हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया। जब इधर 5 हो गए तो ये भी तो एक दूसरे को रिपल करेंगे इस तरफ। अब इधर भी 5, उधर भी 5। अब इधर से ये 4 मिलके इसको धक्का मार रहे हैं, उधर से वो 5 मिलके उसको धक्का मार रहे हैं इसी तरफ। समझ आ रहा है? तो दोनों तरफ का फोर्स ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? जब बराबर हो जाता है तो चार्ज का आदान प्रदान बंद हो जाता है। तो इसके पास भी कुछ चार्जेस रह जाते हैं, इसके पास कुछ चार्जेस आ जाते हैं। ये तो चार्ज हो गया, ये तो पहले से चार्ज था। हाँ, चार्ज की गिनती इसमें क्या हो गई? कम हो गई। तो इसका अपना चार्ज थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि इसने दे दिया दूसरे को, और ये बॉडी चार्ज हो जाती है। समझ आया? तो क्या फुल चार्ज हमेशा ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन से? आंसर है नो। हमेशा पार्शियल चार्ज ट्रांसफ़र होता है। कैसा चार्ज? पार्शियल का मतलब ये नहीं समझिएगा कि आधा आधा, 50-50, थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ऐसे समझिए। ठीक है जी, हो गया? ये हो गया ना? हाँ, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब ये कैसा हो गया? लेस क्वांटिटी में। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं? When a charged body comes in contact with uncharged, body, charges flow towards neutral body and the body becomes charged. हो गया? चार्ज हमेशा न्यूट्रल बॉडी की तरफ फ्लो करता है। हो गया? ये दूसरा मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने का। पहला रब करके हम चार्ज कर सकते हैं, दूसरा कांटेक्ट बना के चार्ज कर सकते हैं। एक चार्ज बॉडी लाइए किसी का, हाँ शर्त ये है कि ये क्या होने चाहिए? कंडक्टर्स। अगर ये कंडक्टर्स नहीं है तब नहीं होगा चार्ज। ठीक है ना? ये दोनों क्या होंगे? कंडक्टर्स। हो गया? हो गया ये? बोलिए। ठीक। तीसरा मेथड समझिए एक बॉडी को चार्ज करने का। तीसरा मेथड है
चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको नोट कर लेते हैं फिर लिखते हैं। नोट कीजिए, व्हेन ए चार्ज बॉडी when a charge body is brought near when a charge body is brought near an uncharged body, the charges on uncharged body becomes polarized. This phenomena is called electrostatic induction. इसका क्या मतलब है, एक छोटे से डायग्राम से इसको अपन इसको समझिए। ये एक मटेरियल है मेरे पास, दिस इज ए न्यूट्रल बॉडी, जिसमें जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने प्लस माइनस जितने हैं इक्वल नंबर में रैंडमली बना दिया है। ऐसे चार्जेस बिखरे रहते हैं एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर। एक मैं चार्ज बॉडी लेके आ रहा हूँ, दिस इज नेगेटिव चार्ज बॉडी, और इसको लाके मैंने टच नहीं किया इसके साथ। टच कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे, चले जाएंगे अगर कंडक्टर है ना। मैंने टच किया क्या, देखो यहाँ ये जो गैप आपको दिख रहा है ये टच हो रहा है क्या, बोलिए। नो कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई टच नहीं किया हमने, कोई कंडक्शन नहीं किया। ठीक है, जब हम ये वाला एक्शन करते हैं कि किसी अनचार्ज बॉडी के सामने एक चार्ज बॉडी ला के ऐसे रख देते हैं, तो इसके अंदर एक एक्शन होता है। वो एक्शन क्या होता है, देखिए ये कौन से चार्जेस हैं, नेगेटिव। नेगेटिव चार्जेस किसको अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव को, और किसको रिपल करते हैं, हाँ। तो इसमें जो चार्जेस होंगे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट प्लस माइनस जहाँ कहीं रहना है, न्यूट्रल है ये। ठीक है, जैसे ही मैं एक चार्ज बॉडी ला के रखूँगा तो ये इस चार्ज बॉडी के अंदर जिस टाइप के भी चार्ज होंगे प्लस या माइनस, ये अपने अपोजिट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें जहाँ जहाँ भी इसके अपोजिट चार्जेस होंगे उसको ये खींचेगा फोर्स लगा के। तो अगर ये माइनस चार्जेस हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ से किसको खींचेगा, प्लस को। तो जितने प्लस चार्जेस हैं वो खसक के इधर आ जाएंगे इसकी तरफ। अब इधर यहाँ तो नहीं आ सकते क्योंकि बीच में एयर है, एयर इंसुलेटर है, उसमें से चार्जेस नहीं चल सकते, लेकिन जहाँ तक चल सकते थे वहाँ चल के आ गए और ये ऐसे बाउंड्री में आके खड़े हो जाते हैं। ये देखिए, ये दिख रहे हैं ये बाउंड्री वाले चार्जेस, पूरे प्लस चार्जेस आके खड़े हो गए बाउंड्री में। ठीक है, अब ये निगेटिव है तो ये रिपल किसको करेगा, तो नेगेटिव चार्जेस ऐसे रिपल हो के जितनी दूर जा सकते थे चले गए। अब यहाँ पे आके बाउंड्री में सारे नेगेटिव चार्जेस ऐसे खड़े हो गए, आगे नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि आगे एयर है, इंसुलेटर है, जहाँ तक वो जा सकते थे चले जाएंगे। अगर ये मटेरियल और लंबा होता तो और दूर चले जाते। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, रिपल्शन। और रिपल्शन की वजह से चीज़ें जितनी दूर जा सके उतनी दूर जाना चाहती हैं। इलेक्ट्रॉन भी जाना चाहते हैं लेकिन मटेरियल वहाँ ख़त्म हो गया। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ, ये इस बाउंड्री पर आकर के यहाँ खड़े हो जाते हैं, ये। ठीक है, अब एक यहाँ देखिए दो तरह के चार्ज हो गए। ठीक है, क्या हो गए, दो तरह के चार्ज, और इसमें एक एक्शन हुआ, एक फिनोमिना हुआ। इस एक्शन को पहले समझिए, फिर दोनों तरह के चार्जेस को समझिए। इसमें एक्शन क्या हुआ ये देखिए। शुरू में जब ये बॉडी न्यूट्रल थी, है ना, कोई चार्ज नहीं था, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो भी प्लस माइनस चार्जेस होते हैं वो रैंडमली इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ठीक है, जहाँ मर्जी वहाँ प्लस माइनस होते हैं। जैसे ही एक चार्ज बॉडी उसके सामने ला के हम ऐसे रख देते हैं, तो ये चार्ज बॉडी के आने की वजह से इसके अंदर एक एक्शन होता है। वो एक्शन क्या है, एक तरह के चार्ज एक साइड खसक जाते हैं, दूसरी तरह के चार्ज दूसरी तरफ खिसक जाते हैं। समझ आया, यहाँ मैंने निगेटिव रखा है तो इधर कौन से चार्ज खसक के खड़े हो गए, पॉजिटिव, और कौन से चार्ज उधर खसक के एक बाउंड्री में खड़े हो गए, नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव रखता तो कौन से चार्ज यहाँ खड़े हो जाते, नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव रखता तो यहाँ कौन से चार्जेस आ जाते, नेगेटिव, और कौन से रिपल होकर इस बाउंड्री में आ जाते, पॉजिटिव आ जाते। यानी एक तरह का चार्ज एक कोने पर और दूसरी तरह का चार्ज खसक के दूसरे कोने पर। ये जो डिफरेंट टाइप के चार्जेस है प्लस और माइनस, इनका सेपरेशन हो गया, ये अलग अलग हो गए। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया जी, चार्ज का पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, तो इस एक्शन को क्या बोलना, पोलराइजेशन। ठीक है, और ये किस तरह के चार्जेस हैं, अनपोलराइज्ड या नॉन पोलराइज्ड। ये किस तरह के चार्जेस हैं, पोलराइज्ड। बाइफरकेट हो जाना, अलग अलग हो जाना चार्जेस का, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, ये समझ आया, आया कि नहीं आया। इसी चीज़ को बोलते हैं इंडक्शन। पोलराइज्ड हो गया तो इस एक्शन को क्या बोलते हैं,
इंडक्शन, यानी बिना टच किए, बिना कुछ किए कुछ हो गया। समझ रहे हैं? क्या हमने उसको टच किया? नहीं किया। कोई एक्शन, हम जबरदस्ती कोई फोर्स लगाई, कोई एक्शन किए? क्या नहीं किए। हम तो बस सामने ला के रखे, उसमें अपने आप ही एक्शन हो गया उस बॉडी के अंदर। तो जब बिना कुछ किए कोई एक्शन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन होना। ये इंडक्शन है। समझ आया? तो ये वाला सिचुएशन कब था? जब इंडक्शन नहीं था। तो ये कौन सा सिचुएशन है? बिफोर इंडक्शन। और ये कौन सा सिचुएशन है जब पोलराइजेशन हो गया? आफ्टर इंडक्शन। तो इंडक्शन से होता क्या है? चार्ज का पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक, आप देखिए इन दोनों तरह के चार्जेस के देखिए जो दोनों बाउंड्री में खड़े हैं, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। ये जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ खड़े हैं, इसको ये बहुत ताकत लगा के खींच के रखा है अपनी तरफ, पकड़ के रखा है, ये हिल नहीं सकते, इसलिए बाउंड्री पे आके खड़े हो गए हैं, है ना। अगर मैं एक कंडक्टर लूँ, एक तार लूँ और उस तार को यहाँ टच कराऊँ इस कंडक्टर में, और इन चार्जेस को बोलता हूँ कि आ जाओ कंडक्टर में से, क्योंकि कंडक्टर में तो चार्ज फ्लो होते हैं। तो मैंने कंडक्टर को यहाँ टच किया, एक वायर को, और ये जो चार्जेस जिन पर ये फोर्स लगा के पकड़े हुए हैं, खींचे हुए हैं, इन चार्जेस को बोलता हूँ कंडक्टर टच करके कि आ जाओ वायर में से। तो ये आएंगे कि नहीं आएंगे? आंसर है नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये बंधे हुए चार्ज हैं, इनको ये खींच के रखा है, जाने नहीं देगा। नेगेटिव चार्ज ने सब पकड़ के रखा है फोर्स लगा के, तभी तो ये खिसक के उतना लंबा रास्ता तय करके इस कोने पे आए हैं। तो ये चार्जेस कैसे चार्जेस हैं? बंधे हुए। आप इसको कंडक्टर लगा के अर्थ में भी जोड़ोगे तो ये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इन पर फोर्स लग रहा है, इधर बंधे हुए हैं ये। ठीक है जी। और ये कहाँ जाना चाह रहे हैं? एज फार अवे, एज फार 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 फार, जितना दूर हो सके पॉसिबल उतना दूर जाना चाहते हैं। वही तार लेके अगर मैं यहाँ टच करता हूँ, इनको बोलता हूँ कि आ जाओ तार में से, तो ये क्या करेंगे? ये आ जाएंगे, क्योंकि ये तो जाने चाहते हैं दूर रिपल्शन होने की वजह से। तो ये चार्जेस चलने के लिए बेताब हैं और ये चार्जेस नहीं चलने के लिए बेताब हैं, मजबूर हैं। ये बेताब नहीं है, मजबूर हैं, और ये दूर जाने के लिए बेताब हैं। तो ये ऐसे चार्जेस हैं जो चलने के लिए फ्री हैं, जितना चलाना चाहो उतना चला सकते हो। तो हमने इनका नाम रख दिया फ्री चार्जेस। क्या नाम रखा? ये जो इलेक्ट्रॉन आपको लास्ट में दिख रहे हैं, इसको क्या बोलना? क्यों बोल रहा हूँ फ्री चार्जेस? क्योंकि ये रिपल्शन हो के जितना दूर आप इनको ले जाना चाहेंगे ये तैयार हैं जाने को। तो इनका नाम क्या? फ्री चार्जेस। लेकिन ये जो खड़े हैं, आप लाख कंडक्टर लगाओ, अर्थ में जोड़ो, कुछ भी करो, कहीं भी बुलाओ, ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये बंधे हुए हैं इनसे। तो इनका हमने नाम रख दिया बाउंड चार्जेस, बंधे हुए चार्जेस। इनका क्या नाम है? बाउंड चार्जेस। तो ये दो तरह के चार्जेस के नाम समझ में आए। जब भी पोलराइजेशन होगा, हमेशा एक टाइप का चार्ज क्या बनेगा? बाउंड चार्ज, जो मूव नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, और दूसरी तरह का चार्ज जो भागना चाहता है, उसको क्या बोलेंगे? फ्री चार्जेस। तो दो तरह के चार्ज हो जाते हैं इंडक्शन में। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, अब क्या ये बॉडी चार्ज हो गई? नेट चार्ज आया कि नहीं आया? देखिए, हम तो चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ रहे हैं। पहले इसका नेट चार्ज कितना था इस मटेरियल का? 0 था। अब इंडक्शन होने के बाद कितना चार्ज आ गया? पहचानिए। इंडक्शन होने के पहले नेट चार्ज क्या था? 0। इंडक्शन होने के बाद वो बॉडी कितना चार्ज कैरी करेगी? आंसर है 0। कोई इलेक्ट्रॉन गया क्या? कोई चार्ज निकला क्या? तो चार्ज कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। सिर्फ क्या हुआ है? बंटवारा हुआ है चार्ज का, इधर उधर खसक गए हैं बस। कोई चार्ज अंदर नहीं गया, ना अंदर से कोई बाहर भागा है, अभी सब वहीं है, सिर्फ खसक गए हैं ऐसे। सिर्फ पोलराइजेशन हुआ है। तो पोलराइजेशन होने से क्या बॉडी चार्ज हो जाती है? आंसर है नो। तो अभी भी आफ्टर इंडक्शन इसका नेट चार्ज कितना होगा? 0। ठीक है, ये समझे कि नहीं समझे? बोलिए, समझे या नहीं समझे? पक्का? ओके। तो बिफोर इंडक्शन इट हैज़ 0 नेट चार्ज, आफ्टर इंडक्शन इट हैज़ 0 नेट चार्ज। इंडक्शन का फिनोमिना समझ आया ना अच्छे से? ठीक है कि नहीं है? बोलिए। अच्छा, अब इसी चीज़ को ना देखिए मैं कहाँ अप्लाई करता हूँ? इलेक्ट्रोस्कोप में। ध्यान से समझिएगा। ये एक इलेक्ट्रोस्कोप मैंने बनाया। ये इसकी लीफ है, गोल्ड लीफ। ठीक है,
ये क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। वो जार वार हम नहीं बना रहे ना, ये मेटल का है, ये पूरे, ये गोल्ड लीफ है। ठीक है जी, समझ आया? अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक मटेरियल लेता हूँ, सपोज ये, और ये कोई चार्ज है, जैसे इमेजिन कीजिए ये है सपोज निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है ये? अब इसको मैं इसके ऊपर ले जाके ऐसे रख देता हूँ, टच नहीं करता। टच करूँगा तो चार्जेस चले जाएंगे, तो आप पढ़ चुके पहले ही, टच करने से चार्जेस मूव होके उसके लीफ फैल जाते हैं। ये निगेटिव चार्ज का एक बॉडी इसके ऊपर लाके ऐसे रखता हूँ, टच नहीं कराता, है ना। ये इंडक्शन की स्टोरी समझिए ना। तो इसको ला के मैंने ऐसे रखा ये, और इसमें कौन सा चार्ज बोला मैंने? ये निगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा बोलिए? निगेटिव, ये पूरा मेटल का बना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप किसका बना होता है? मेटल का। ये एक निगेटिव चार्ज की बॉडी ऐसी ऊपर लाके मैं रखता हूँ, तो क्या एक्शन होगा? इलेक्ट्रोस्कोप का अपना चार्ज कितना होता है? खुद चार्ज होता है क्या इलेक्ट्रोस्कोप पहले से? नहीं। तो नेट चार्ज कितना? नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि उसमें चार्जेस नहीं है, प्लस और माइनस। जैसे ही हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के सामने लाके रखेंगे, क्या होगा? पोलराइजेशन, इंडक्शन। और ड्यू टू इंडक्शन क्या होना है? एक तरह के चार्ज एक साइड, दूसरे तरह के चार्ज एक साइड। ये कौन सी चार्ज बॉडी है? नेगेटिव। तो ये कौन से चार्जेस को खींचेगी? तो इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे सब कहाँ जमा हो जाएंगे? यहाँ बाउंड्री में, ऊपर शीट में, ऊपर प्लेट में, है ना। और ये रिपल किसको करेगा? तो जितने निगेटिव चार्जेस इसमें होंगे वो सब रिपल होके भागेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, दो रास्ता मिलेगा, ये यहाँ आ गए। समझ आया? अब क्या होगा एक्शन? एक्शन होगा ये कि जैसे इसको ला के सामने आप रखते हो, नेगेटिव चार्जेस इसमें आ गए, सेम टाइप के चार्जेस जहाँ आए, तो ये लीफ क्या करेगा? फैल गया, रिपल्शन हो गया। लेकिन ये चीज़ तो हम तब पढ़े थे कि जब हम टच करते हैं तब ये रिपल होता है। समझ आया? तो उससे प्रेजेंस ऑफ चार्ज पता चलता है। लेकिन उस समय हम इंडक्शन नहीं जानते थे, अब हम इंडक्शन भी जान रहे हैं। और हम ये जान रहे हैं कि अगर ये कंडक्टर है, एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी के सामने आके जब भी रखी जाएगी, क्या होगा फिनोमिना? इंडक्शन। और इंडक्शन के फिनोमिना से क्या होगा? चार्ज का पोलराइजेशन। एक तरह के चार्ज एक तरफ आ गए, दूसरी तरह का चार्ज दूसरी तरफ चला गया। अब ये दो ठो रास्ता है, दोनों में सेम चार्ज आ गए, तो फैलेगा तो है ही, रिपल तो करेगा ही। आया समझ या नहीं आया? बोलिए। तो ये क्यों फैल गया जी? बोलिए। क्या इसमें कोई चार्ज आ गया? इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो गया कि नहीं? बोलिए। नहीं हुआ चार्ज। जब ये चार्ज होता था तब ना फैलता था, बोलो ना। जब ये चार्ज होता था तब ना इसकी लीफ ऐसे रिपल करके फैल जाते थे। क्या इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो गया? हाँ, इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो गया क्या? आंसर है नो। अरे थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस दिखाइए। चार्ज कब होगा? जब कोई चार्ज जाएगा या निकलेगा। क्या कोई चार्ज इसमें गया? टच हुआ क्या? तो अपने से हवा में कूद के तो नहीं आ जाएगा ना इसके अंदर। क्या इसमें से कोई चार्ज निकल गया क्या? नहीं, ये बाउंड्री पे ही खड़ा रहेगा, कूद के नहीं चला जाएगा, बीच में एयर है। तो बिल्कुल श्योर रहिए, अपने नॉलेज पे भरोसा रखिए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, ठीक है ना? कि नहीं है? बोलो। हाँ जी। तो क्या चार्ज हो गया? नहीं हुआ। तो क्या हुआ है? सिर्फ इंडक्शन, पोलराइजेशन, बस और कुछ नहीं। तो ड्यू टू पोलराइजेशन इसके लीफ क्या हुए हैं? फैल गए हैं, रिपल्शन हो गया है। ये एक्शन होता है इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको हटा लूँगा तो फिर क्या होगा? फिर वो प्लस माइनस चार्ज रैंडमली मिक्स हो जाएंगे और फिर से लीफ क्या होगी? वापस आ जाएगी। ये लीफ फैली क्यों है? क्योंकि एक तरह का चार्ज दोनों लीफ में आ गया है। किसकी वजह से? रिपल्शन की वजह से। और किसकी वजह से? इंडक्शन की वजह से। ये होता है इंडक्शन, ठीक है। लेकिन हम फिर से आते हैं टॉपिक पर। हमको क्या पढ़ना था? चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमको तो बॉडी को चार्ज करनी थी ना। अब देखिए, मैं इंडक्शन का फिनोमिना लगा के एक बॉडी को चार्ज कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं तार लगा के इसको टच कराऊँ और वायर लगा के अर्थ में कनेक्ट कर दूँ, है ना, तो ये चार्जेस वायर में आना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? ये किस टाइप का चार्ज है? ये वाला, ये बाउंड चार्ज है। अभी हमने आपको नोमेनक्लेचर बताया, क्योंकि ये बंधे हुए हैं, इसको ये पकड़ के रखा है। और ये चार्जेस दूर जाना चाहते हैं, तो ये कैसे चार्जेस हैं? फ्री चार्जेस। और फ्री चार्जेस को जब भी रास्ता दिखाओगे, ये हमेशा उस रास्ते पे आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे वायर कनेक्ट किया, कंडक्टर।
अर्थ कर दिया, अर्थ के साथ जोड़ दिया, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन, सारे नेगेटिव चार्जेस धड़ धड़ा के कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले गए। अब हमने वायर काट दिया, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस थे ये तो भाग गए, इसमें से निकल गए, वायर हमने हटा लिया। अब इसमें मेजोरिटी में कौन बचा, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो गया, चार्ज हो गया। आया समझ या नहीं आया? और ये चार्ज हमने टच करके किया कि बिना टच करके किया, बिना टच किए चार्ज हो गया। सो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। आया या नहीं आया? तो इसके लिए एक्शन क्या करना है, बोलिए एक्शन क्या करना है? मैं ये ऊपर मिटा देता हूँ ना, या आप इसको कर लेंगे, कोई उतना बहुत भारी चीज़ नहीं है। एक्शन क्या करना है, देखो नंबर 1 क्या काम करना है। पहला स्टेप बताओ, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के सामने ला के रखना है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। पहले स्टेप में क्या करना है, ब्रिंग ए चार्ज बॉडी इन द फ्रंट ऑफ अनचार्ज बॉडी। ठीक, एक चार्ज बॉडी को ला के रखे, जैसे चार्ज बॉडी ला के रखोगे क्या होगा, एक्शन। हाँ जी, दूसरा एक्शन क्या हुआ, पोलराइजेशन। और ये पोलराइजेशन किस में होगा, बोलो, इसमें होगा जिसको रखे हो, या जो अनचार्ज बॉडी थी उसमें होगा, अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी। ठीक है, तीसरा एक्शन क्या होगा, क्या करना है हमको, जैसे ही पोलराइजेशन हुआ क्या करना है, कनेक्टिव वायर, समझे क्या करना है, तीसरा एक्शन। और जैसे ही आप वायर कनेक्ट करोगे, जो फ्री चार्जेस हैं वो भाग जाएंगे, है ना, चाहे प्लस हो माइनस। फ्री चार्जेस लीव आउट, भाग गए फ्री चार्जेस, वायर कनेक्ट कीजिए, फ्री चार्जेस भाग गए। तो अब कौन बचा मेजॉरिटी में, बाउंड चार्जेस मेजॉरिटी में बचेगा। तो बॉडी क्या हो जाएगी, बॉडी गेट चार्ज, चार्ज हो गया इंडक्शन से। समझे कि मैं बना के दिखाऊं कि समझ गए, समझ गए? तो आप इसको नोट कर लीजिए, दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अगर कभी आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि हाउ ए बॉडी चार्ज थ्रू इंडक्शन, तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके दिखाना पड़ेगा। और कैसे दिखाओगे, 2-4 स्टेप में उसको निपटा दोगे। ये मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, बना ही लो उसको, नहीं तो फिर अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत होगा आपको, है ना। तो उसको नोट कर लीजिए। 5-6 स्टेप में हमने ये एक्सप्लेन कर दिया पूरा। देखिए नंबर 1 पहला स्टेप क्या है, ब्रिंग ए न्यूट्रल बॉडी, प्लस माइनस चार्ज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। फिर हम क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी ला के इसके सामने रख देते हैं। ठीक है, ब्रिंग ए चार्ज बॉडी, ये ब्रिंग ए चार्ज बॉडी, सेकंड स्टेप। जैसे चार्ज बॉडी ला के रखोगे, इसके अंदर क्या होगा, पोलराइजेशन, एक तरह के चार्जेस इधर, दूसरी तरफ के चार्जेस इधर। ये नेगेटिव चार्जेस क्या कहलाएंगे, ये प्लस हैं, ये बाउंड चार्जेस है। फ्री चार्जेस कौन है इस वक्त, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये पोलराइजेशन हो गया, यानी चार्ज का बंटवारा हो गया कॉर्नर्स में। ओके, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, एक वायर कनेक्ट कर दीजिए अर्थ के थ्रू। ठीक है, जैसे ही वायर आप कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज भाग जाएंगे, क्योंकि ये भाग नहीं चाहते थे, है ना। इसको 2 तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो हमने ये डिफाइन किया है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है, तो वो तो मूव करता नहीं है। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही आप तार जोड़ते हो तो ये अर्थ में से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं होता। तो ये किसको खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, जितने भी पॉजिटिव होंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। तो प्लस चार्ज तो खत्म हो गए ना माइनस की वजह से। तो अगर प्लस खत्म हो गया तो मेजोरिटी में कौन बचा, नेगेटिव चार्ज। ये हुआ, हमने वायर हटा लिया। ये एक्शन करने के बाद अगले स्टेप में क्या किया, रिमूव द वायर। वायर हटाने के बाद अभी तो पोलराइजेशन है ही, ये पहली बॉडी भी हमने हटा ली ये वाली बॉडी जिसकी वजह से पोलराइजेशन हो रहा था, ये भी हटा लिया। जैसे ही ये हटेगा चार्ज रैंडमली मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अब मेजोरिटी में कौन बचेगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव तो मोस्ट ऑफ द केस क्या हो चुके हैं, न्यूट्रलाइज, इलेक्ट्रॉन बुला के अर्थ से न्यूट्रलाइज हो गए। तो मेजोरिटी में कौन से चार्जेस होंगे, नेगेटिव। इसलिए ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई।
ठीक है, रिमूव द फर्स्ट बॉडी। तो ये 6 स्टेप में चार्जिंग बाय इंडक्शन आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है जी, वो स्टेप मैंने यहाँ लिख दिए हैं 5 स्टेप, वो आप देख लेना। 6 स्टेप हमने यहाँ ड्राइंग में बनाया है। तो ये बातें यहाँ कवर हो जाती हैं। अच्छा, ये नोट कीजिए। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, 2-3 प्रॉपर्टी वो डिस्कस करते हैं और चार्ज को कंक्लूड करते हैं। फिर हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो ये नोट करें आप। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्जेस के पास वैसे तो बहुत तरह की प्रॉपर्टी होती है, बहुत तरह के गुण होते हैं। उसमें से जो कुछ मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लिस्ट आउट कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है जी। नंबर 1, हाउ टू चार्जेस आर एडेड अप। 2 चार्ज आपस में कैसे जुड़ते हैं, उनका नेचर कैसा रहता है जुड़ने का। तो आंसर है एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ठीक है, 2 चार्ज जब भी हम जोड़ेंगे कैसे जुड़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चार्जेस आर एडेड अप बाय सिंपल रूल ऑफ एलजेब्रा। और एलजेब्रा का रूल क्या होता है कि 2 चार्जेस अगर हमको जोड़ने हैं प्लस और माइनस, तो ये 0 हो जाएंगे। ये काम एलजेब्रा में होता है। देखिए, एडिशन 2 तरह का होता है। एक होता है एरिथमेटिक टाइप का एडिशन और एक होता है अलजेब्रिक टाइप का एडिशन। एरिथमेटिक एडिशन में ये होता है कि जब भी 2 चीज़ें जुड़ेंगी हमेशा एक तीसरी चीज़ बनेगी, चौथी चीज़ बनेगी, 10 चीज़ें बनेंगी। ये कौन सा एडिशन है? एरिथमेटिक एडिशन। जैसे H2O, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, H2O बना। तो H2O जैसे ही आपने मिलाया, H2 और O जैसे ही आपने कंबाइन किया, H2O बन गया। कितने एटम है भाई H2O में? आपने 2 चीज़ें मिलाई हैं, H2 और क्या मिलाया है? ऑक्सीजन, O। कंबाइन कीजिए, 2 चीज़ें हैं, 2 हाइड्रोजन 2H या H2 और 1 ऑक्सीजन O। कंबाइन किए, कितने एटम हुए H2O के अंदर बताइए? 3 एटम, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के। तो जब भी 2 चीज़ें मिली, कितने चीज़ें बनी? 3 चीज़ें बनी ना। 3 एटम है उसके अंदर, समझे कि नहीं? या दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर मैं CuSO4 बनाता हूँ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो कॉपर का चार्ज क्या होता है? +2। ठीक है, और SO4 का चार्ज क्या होता है? -2। तो एक मैंने लिया Cu कॉपर और एक लिया SO4 और ये हमने इसको कंबाइन कर दिया, क्या बन गया? CuSO4 बन गया। क्या बना? CuSO4 बना। कितने एटम उसके अंदर? Cu का 1, SO4 का 1। SO4 को एक ही यूनिट मानते हैं, S अलग O अलग नहीं काउंट करेंगे ना। SO4 को एक ही यूनिट मानते हैं, तभी तो उसको सल्फेट आयन बोलते हैं। ठीक है, तो 2 बन गए, यानी ये 2 मिले तो दोनों इकट्ठे दिख रहे हैं। ZnSO4 में उसमें भी 2 दिखेंगे आपको। H2SO4 में 3 दिखेंगे, 2 हाइड्रोजन के और 1 सल्फेट के। यानी जब भी 2 चीज़ें मिलती हैं तो 2 बनती हैं, 3 बनती हैं, 4 बनती हैं, बढ़ती जाती हैं इस तरीके से। लेकिन 2 चीज़ें मिलें और 0 हो जाएं, ये कहाँ होता है? हाँ, अलजेब्रा में। समझ रहे हैं? प्लस और माइनस जहाँ इंक्लूड होता है साइन, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। जैसे एक चार्ज है +5, दूसरा चार्ज है -3। एक चार्ज +5, दूसरा चार्ज -3, दोनों चार्जेस हमने ऐड करने हैं। तो कितना आएगा? +5 - 3 कितना आया? +2। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यहाँ 5 एटम लिए, यहाँ 3 एटम लिए, जोड़ के 8 एटम बोल दिए, क्योंकि जुड़ के तो कम से कम एटलीस्ट उतने तो होने ही चाहिए ना। अगर मैं 3 एटम 1 एटम कंबाइन करता हूँ तो 4 एटम तो दिखेंगे ना कंपाउंड में। नहीं समझे बात? 2 एटम हाइड्रोजन का लेता हूँ, 1 एटम ऑक्सीजन का लेता हूँ, इनको जोड़ूंगा, 2 एटम हाइड्रोजन 1 एटम ऑक्सीजन जोड़ूंगा तो 3 एटम तो दिखेगा ही पानी में, H2O में। वो 3 से 2 नहीं हो जाएगा, घटेगा नहीं कभी उसमें। ये कौन सा एडिशन है? एरिथमेटिक, जिसमें चीज़ें जुड़ती हैं तो जुड़ती ही दिखती हैं। यहाँ अगर हम 5
प्लस चार्ज ले रहे हैं और 3 नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, तो ये 5 और 3 हमेशा 8 होंगे, कंपलसरी नहीं है। 5 और 3 मिलके 8 हो जाएं, ज़रूरी नहीं है। 5 और 3 मिलके 2 भी हो सकता है। आया समझ? तो ये वाला एडिशन जहाँ प्लस और माइनस मिलके 0 होते हैं, कैंसिल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एडिशन, एल्जेब्रिक रूल। तो चार्जेस का जब भी एडिशन होगा किस नियम से होगा? अलजेब्रा से होगा। और ये बड़ा सिंपल रूल है, ये आपको याद है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? क्वांटिटी डिसाइड करना, नापना, मेज़र करना, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है? क्वांटिटी डिसाइड करना, किसी भी चीज़ को मेज़र करना। तो याद रखिएगा, चार्ज हमने देखिए शुरू में एक टॉपिक पढ़ा था कि चार्ज इज़ ऑलवेज कैरिड बाय ए पार्टिकल। पढ़े थे ना हम लोग, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पहले पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर्स में। तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि चार्ज इज़ ऑलवेज कैरिड बाय ए पार्टिकल। चार्ज हमेशा कौन कैरी करता है? एक पार्टिकल कैरी करता है, यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज़ ए पार्टिकल। तो अगर मुझे किसी बॉडी को चार्ज करना है तो मुझे किसको लाना पड़ेगा? अगर मुझे चार्ज देना है एक बॉडी को तो मुझे क्या लाना पड़ेगा कि बॉडी चार्ज हो जाए? आंसर है उस पार्टिकल को लाना पड़ेगा जो चार्ज धारण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पार्टिकल को नहीं लाऊं और एक बॉडी को चार्ज कर दूं? आंसर है नहीं। ठीक है, बिना पार्टिकल के आए गए कोई भी बॉडी चार्ज नहीं हो सकती, क्योंकि उसको तो आना ही पड़ेगा जो चार्ज कैरी करता है। चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय ए पार्टिकल। ठीक है, ये चीज़ समझ आया आपको या नहीं आया? आया समझ में? अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि एक बॉडी को चार्ज करना है तो किसको आना पड़ेगा? उसको जिसने चार्ज कैरी किया है, यानी कौन? इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करता है। अब मुझे इसको चार्ज करना है। ठीक, अब देखिए, चार्ज करने के लिए मुझे किसको बुलाना? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आया, इसमें बैठ गया, तो इसमें कितना चार्ज आ गया? एक इलेक्ट्रॉन आया, एक पार्टिकल आया, तो अपना चार्ज भी ले आया। कितना चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन के पास? 1.6। अब वो 10⁻⁻19 अभी उसको मत बोलिए, वो तो लगा रहेगा हर बार। एक इलेक्ट्रॉन आया, कितना चार्ज हो गया ये? 1.6। ठीक है, अच्छा, एक और इलेक्ट्रॉन आया तो वो भी कितना लाएगा? 1.6। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। कितना चार्ज हो गया ये? 3.2। एक और इलेक्ट्रॉन आया, कितना चार्ज हो गया इसमें? 4.8। एक और इलेक्ट्रॉन आया, कितना चार्ज हो गया इसमें? 6.4। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो कितना चार्ज लाएगा अपना? 1.6। और इसमें चार्ज का लेवल कैसे कैसे बढ़ रहा है देखना। एक इलेक्ट्रॉन आया तो 1.6, दूसरा आया 2 × 1.6, तीसरा आया 3 × 1.6, चौथा आया 4 × 1.6, पाँचवा आया 5 × 1.6। यानी 1.6, 3.2, 4.8, 6.4 × 10⁻⁻19 रेस्पेक्टिवली। समझ आया? आया? तो चार्ज इसको देना है, कैसे देंगे? आंसर है इलेक्ट्रॉन को दे दे के चार्ज भरेंगे इसमें। जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा हमेशा वो कितना चार्ज लाएगा एक बार में? 1.6, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो यानी इसमें चार्ज आया, ये चार्ज होने लग गया। कैसे कैसे चार्ज हुआ? 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, ऐसे बढ़ रहा है इसका चार्ज। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि नहीं, मुझे ना इसे चार्ज देना है कितना? 2.5 कूलम। 2.5 × 10⁻⁻19 कूलम कर दो चार्ज। कितना चार्ज लाना है इसमें? 2.5। आपने कहा ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को बुलाए, कितना चार्ज हुआ ये? 1.6। हमको लगा कम है, एक और बुला लिए, कितना चार्ज हो गया ये? 3.2। और हमको कितना करना था? 2.5। तो क्या मैं इसको 2.5 चार्ज दे सकता हूँ? आंसर है नहीं। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, इसलिए वो जो चार्ज कैरी करता है वो दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है। हम एक इलेक्ट्रॉन को और नहीं तोड़ सकते, उससे छोटे पार्टिकल नहीं कर सकते, इसलिए वो जो चार्ज कैरी करता है उससे छोटे चार्ज नहीं हो सकते। तो जब भी चार्ज आएगा हमेशा कैसे आएगा? 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, उससे छोटा चार्ज होता नहीं है। तो अगर मुझे 2.5 चार्ज इसको देना है तो मैं एक बार में 1.6 दूंगा, दूसरी बार में फिर से 1.6 ही दूंगा, तो ये 3.2 हो जाएगा, 2.5 नहीं हो सकता। समझ आया? इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी को हम अपनी मन मर्जी मुताबिक चार्ज नहीं कर सकते। चार्ज जब भी होगा हमेशा
एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज होगा, यानी उसी के टेबल में 1.6 इंटू 2 इंटू 1.6, 3 इंटू 1.6, 4 इंटू 1.6, 5 इंटू 1.6, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1.6 से मल्टीप्लाई करते जाओगे। 1.6 का हमने नाम क्या रखा था? एलिमेंट्री चार्ज। उसका सिंबल क्या बनाया था? E। अब ध्यान से सुनिए ना, एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें कितना चार्ज आया? E। एलिमेंट्री चार्ज 1.6 को क्या बोलते हैं? E। एक इलेक्ट्रॉन आया, कितना चार्ज आया? E। दो इलेक्ट्रॉन आए, दूसरा कितना चार्ज हो गया? 2E। तीन इलेक्ट्रॉन आया, 3E। चार इलेक्ट्रॉन 4E। 5 इलेक्ट्रॉन 5E। n इलेक्ट्रॉन भेज दिए इसमें, n ठो इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज हो गया इसमें? Ne। व्हाट इज Ne? टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी। इस बॉडी में टोटल कितना चार्ज है? कैसे पता किए? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? E। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n को E से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल क्या बन गया? कितना चार्ज है इसमें? दिस इज क्वांटाइजेशन। ये टोटल चार्ज हमने निकाल लिया ना, इसी को बोलते हैं क्या? क्वांटाइजेशन कर दिया हमने, क्वांटिटी निकाल लिया चार्ज का, और ये बना इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला फार्मूला। और इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं पहले और दूसरे चैप्टर को कंबाइन करके, ठीक है? पहला और दूसरा चैप्टर, दोनों चैप्टर मिला के आपको 50 फार्मूले याद करने हैं। वो लिस्ट हम आपको देंगे 2-3 दिन के अंदर, आपको उसको प्रिंट करना है और उसको अपने साथ अपने नोट में लगाना है, नोटबुक में, और उसको रखना है। और जब आप देखेंगे कि जैसे हमारा 2 चैप्टर ख़त्म होगा आपको 50 फार्मूले याद हो जाएंगे। और हम पिछले 5 साल से बच्चों को याद कराते आ रहे हैं। 2 चैप्टर में कितने फार्मूले हैं मिला के? 50। 1 बाई 1 सबका डेरिवेशन करेंगे और सबको याद भी कर लेंगे, और हो जाएगा। अभी आपको डर लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे सारे फार्मूले याद हो जाते हैं। शर्त यह है कि आपको डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको एक बार देखना है रात में सोने से पहले, ठीक है? ओके, तो ये हमारा फार्मूला बना क्वांटाइजेशन का। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी बट इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज एलिमेंट्री चार्ज। और उसका फार्मूला भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी कैसे निकलेगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफर किए हैं, दिए हैं या लिए हैं, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज है वो निकल जाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हैं तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, तो प्लस साइन यूज़ कर लेना अगर निकलते हैं, और अगर आए हैं तो कौन सा सिंबल यूज़ कर लेना? माइनस साइन, ठीक है? ओके, मैं यहाँ आपसे ये पूछ रहा था कि जब भी एक बॉडी में चार्ज आता है, क्या हम मन मर्जी मुताबिक चार्ज दे सकते हैं, या हमेशा 1.6, 1.6, 1.6 के स्टेप में आएगा? हमेशा स्टेप में आएगा। तो चार्ज क्या कंटिन्यूअसली बढ़ता है या स्टेप में बढ़ता है? स्टेप में बढ़ता है। इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। एक एक स्टेप कितने का होता है? 1.6, 1.6, 1.6। तो चार्ज कभी भी इस तरह नहीं बढ़ता, ये ऐसे ऐसे बढ़ेगा तो हम बोलेंगे देखो ये 1.6 दिए, फिर 1.7 दे दिए, 1.8 दे दिए, 1.9 दे दिए, फिर ये 2.0, 2.1, 2.2, ये तो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, जबकि चार्ज ऐसे नहीं बढ़ता। कैसे बढ़ता है चार्ज? ऐसे। ये एक स्टेप कितने का है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी इसको मैं क्या बोलूँ? एलिमेंट्री चार्ज। फिर ये दूसरा स्टेप भी कैसे बढ़ेगा? E का। तीसरा स्टेप भी कितने का होगा? ये उतने चार्ज का, E का। फिर 1.6, फिर 1.6, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो चार्जेस कैसे बढ़ते हैं? एक एक स्टेप कितने का होता है? 1.6, 1.6, 1.6। तो चार्ज ऐसे बढ़ता है कंटिन्यूअसली कि ऐसे बढ़ता है स्टेप्स में? स्टेप्स में। हम मन मर्जी मुताबिक चार्ज नहीं दे सकते, इसलिए हमने यहाँ नोट किया इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी। कंटिन्यूअसली नहीं इंक्रीज होता किसी बॉडी में चार्ज, हमेशा कैसे बढ़ता है? किसके मल्टीपल में? 1.6 के। ये इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन? 1.6। यहाँ नोट भी कर लेना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर, इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हमेशा इसी के स्टेप में बढ़ेगा। ठीक, यहाँ तक हो गया? समझ आया? ओके, अगली चीज़ समझिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्लास 11th के स्टार्टिंग चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड में ही आपको 4-5 कंजर्वेशन के लॉ पढ़ाए जाते हैं। उसमें से एक ये भी होता है चार्जेस के कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना, उसको बर्बाद ना होने देना।
हमारी नेचर जो है, मदर नेचर, वो इस बात का भरपूर ख्याल रखती है कि इस दुनिया में जितने चार्जेस हैं, जितना भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो शुरू में नेचर ने जितना दे दिया था वो हमेशा मेंटेन रहे, वो प्रिजर्व रहे। समझ आ रहा है? वो सुरक्षित रहे, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। इसलिए जितना भी चार्ज है हमारे यूनिवर्स में, सिर्फ अर्थ की बात नहीं हो रही, पूरे नेचर की बात हो रही, पूरे यूनिवर्स की, जितना भी चार्ज था उतना ही आज भी है। और कितना था? जितने प्लस थे उतने माइनस थे। यानी नेट चार्ज क्या है हमारी पूरी दुनिया का? ज़ीरो। ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं कि चार्ज ही नहीं है ना? क्या है नेट चार्ज ज़ीरो होने का मतलब? जितने पॉजिटिव के चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव वाले चार्जेस हैं, इसलिए नेट चार्ज ज़ीरो है। और नेचर इसका भरपूर ख्याल रखती है कि कभी भी नेट चार्ज 1 नहीं होना चाहिए या -1 नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्या मेंटेन रहेगा? ज़ीरो। ठीक है? तो हमारी इस पूरी नेचर का चार्ज क्या है? नेट चार्ज ज़ीरो है। लेकिन फिर भी हम इस नेचर के अंदर रहते हुए, भले नेचर का पूरा नेट चार्ज ज़ीरो है, लेकिन अगर हम यहाँ इस दुनिया में किसी एक पार्टिकल को चाहें तो चार्ज कर सकते हैं। रब किए, ये चार्ज हो गया, तो फिर इसमें चार्ज कहाँ से पैदा हो गया? हम क्या बोल रहे हैं? हम ना तो चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं, ना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्जेस आर कंजर्व, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्जेस कंजर्व रहती हैं। लेकिन इसी दुनिया में रह के मैं किसी पार्टिकल को चाहूँ, किसी बॉडी को चाहूँ तो चार्ज कर सकता हूँ कि नहीं? ये ग्लास है, मैंने रब किया, प्लस चार्ज आ गया। प्लास्टिक है, मैंने रब किया, माइनस चार्ज आ गया। तो मैंने चार्ज दे दिया कि नहीं? चार्ज कर दिया कि नहीं? तो कहाँ से आया इसके पास चार्ज? जब हम चार्ज को क्रिएट ही नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते, तो फिर आता कहाँ से है चार्ज? तो आंसर है जिसके साथ रब किए हो उसमें से आ गया। इसमें कोई नया चार्ज पैदा नहीं हुआ। आप चार्ज को पैदा नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? पहले यहाँ था, अब निकल के इसमें आ गया। पहले इसमें था, निकल के इसमें चला गया। तो चार्ज का सिर्फ क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन, अदला बदला हो रहा है। लेकिन जितना इस दुनिया में चार्ज था, प्लस और माइनस, वो आज भी उतना ही है। बस एक बार प्लस यहाँ पे था तो उसको यहाँ ले गए, माइनस यहाँ था तो उसको इस बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया। बस हम ट्रांसफ़र ही करते रहते हैं इधर उधर अलग अलग बॉडी में। लेकिन कभी भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। दिस इज़ व्हाट कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इसको मैं नोट करता हूँ, आप इसको लिखेंगे। हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है? चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करो, दूसरे से तीसरे में करो। यह सिर्फ हम क्या करते हैं? जो नेचर ने चार्ज भर दिया है इस दुनिया में, उसी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। बस क्रिएट नहीं कर सकते हम चार्ज। ठीक है, लेकिन ये ना पुरानी बातें हैं। क्या हैं? हाँ, जब एटम बम बना तो एटम बम के अंदर जब मटेरियल फटता है और उससे बहुत सारी एनर्जी निकलती, बहुत सारा लाइट निकलता है, बहुत सारा साउंड निकलता है, तो उसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एटम बम के अंदर तो यूरेनियम थोड़ा ही सा डाला था, इतना सा मटेरियल था, लेकिन जब वो फटा तो इतनी ज़्यादा उसमें से एनर्जी निकली, इतनी ज़्यादा लाइट निकली, इतनी ज़्यादा हीट निकली, इतना ज़्यादा साउंड निकला कि पूरा का पूरा शहर ही साफ़ हो जाता है। ऐसा साफ़ हो जाता है कि कभी नक्शे में था ही नहीं। तो बम के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आती है? जबकि मटेरियल तो थोड़ा ही सा डालते हैं, यूरेनियम इतना छोटा ना बम रहता है, ज़्यादा बड़ा भी बम नहीं रहता, छोटा सा रहता है, लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी उसमें कहाँ से आती है? तो फिर आइंस्टीन ने ये बात क्लियर की थी कि देखिए, बात ये है कि बम के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी इस वजह से आती है कि उसके अंदर का मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय। अब ये बहुत बारीक चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या बोला आइंस्टीन ने? कि बम के अंदर का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय। कोई भी मटेरियल किससे बनता है? एटम से। एटम किससे बनता है? पार्टिकल से। वो कौन से पार्टिकल हैं जो एटम बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है ना? और आइंस्टीन ने बताया कि देखो कितना मटेरियल डिस्ट्रॉय होने से कितनी एनर्जी बनेगी। तो आइंस्टीन ने बोला कि m मास का मटेरियल जब डिस्ट्रॉय होगा तो mc² इतनी एनर्जी बनेगी। व्हाट इज c? वेलोसिटी ऑफ लाइट। 3 × 10⁸ और उसका भी स्क्वायर किए तो 10⁻16 हो गया। 9 × 10⁻16 मल्टीप्लाइड बाय 1 ग्राम मास। इमेजिन कर लीजिए आप। आ रहा है समझ? तो सपोज कीजिए 1 ग्राम का मास अगर डिस्ट्रॉय होता है, 1 ग्राम का मास, तो कितनी एनर्जी बनेगी? 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 × 10⁻16। 9 के आगे 16 जीरो लगाने हैं, आपका अरब खरब शंख वंख सब पार हो गया। कितनी एनर्जी निकली? समझ आया? तो 1 ग्राम का मटेरियल अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो कितनी एनर्जी निकलेगी? 9 × 10⁻16 जूल, इतनी एनर्जी। और ये बहुत बड़ी नंबर है, बहुत बड़ा क्वांटिटी है।
तो इतना छोटा सा पार्टिकल अगर डिस्ट्रॉय होता है तो इतनी एनर्जी निकलती है। ये आइंस्टीन ने कैलकुलेट करके बताया E = mc² के फॉर्मूले से। किसी ने बात नहीं माना, लोग हंसते थे, मजाक करते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम नियम क्या बना के आ रहे थे कि चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना चार्ज क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय। अगर आइंस्टीन कहते हैं कि एक मास डिस्ट्रॉय होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो मास डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये है कि वो जिससे बना है वो डिस्ट्रॉय हुआ। किससे बनता है हर चीज? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल, यानी उसके पास मास है। तो अगर वो मास डिस्ट्रॉय हुआ, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर मर गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, तो अगर वो खत्म हो गया तो वो जो गुण धारण किया था वो गुण भी खत्म हो गया। कौन सा गुण? इलेक्ट्रिक चार्ज। और हम क्या नियम बना के आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज नेवर डिस्ट्रॉयड, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन अगर आप बोलते हैं मास डिस्ट्रॉय होता है एटम बम के अंदर, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो रहा है इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। और चार्ज तो डिस्ट्रॉय होना नहीं चाहिए। तो हमारा जो कंजर्वेशन का प्रिंसिपल था वो गड़बड़ा गया, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई जब आइंस्टीन ने ये बात की तो, कि भाई मास डिस्ट्रॉय हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो जब एक चार्ज डिस्ट्रॉय होता है, मास डिस्ट्रॉय होता है, तब इतनी एनर्जी बनती है। बड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि हमारा कंजर्वेशन का नियम गड़बड़ा गया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नियम क्या हो गया? गड़बड़ हो गया, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है एटम बम के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकली होता तो है, नहीं तो इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी। ठीक है, तो फिर उस समय ना साइंटिस्ट लोगों ने बैठ के इसका एक सॉल्यूशन सोचा। ठीक है, और सॉल्यूशन ये निकाला कि देखो यार, हमारा नियम क्या चला आ रहा है कि चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व, यानी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना डिस्ट्रॉय होंगे ना क्रिएट किए जा सकते हैं। तो हम सब मिलकर ना इसका एक जुगाड़ सोचते हैं। जुगाड़ क्या सोचे? देखो इसका जुगाड़ इन्होंने ये सोचा कि उस समय इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल था और उसका मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है, चार्ज निगेटिव होता है 1.6। उन्होंने सोचा कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज का पार्टिकल, 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज रखने वाला निगेटिव पार्टिकल जिसका मास 9.1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की ही तरह कोई एक और पार्टिकल होता होगा। दिखा नहीं, मिला नहीं, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, उसको खोजे नहीं, सिर्फ क्या कर रहे हैं? इमेजिनेशन। कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का पार्टिकल होता है, ठीक बिल्कुल उसी के मास के बराबर का, सेम उसी के चार्ज के बराबर का, यानी 1.6 एक और पार्टिकल होता होगा पॉजिटिव चार्ज वाला, यानी +1.6 × 10⁻19 कूलम। समझ आया? और मास कितना होगा उसका? 9.1 × 10⁻31 kg, सेम इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, सेम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, लेकिन अपोजिट नेचर का, प्लस चार्ज। और उसका नाम उन्होंने उस समय रखा पॉजिट्रॉन। क्या नाम रखा? तो सब ने मिलकर ना ये सोचा कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन नेचर में एक नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल होता है, उसी तरह एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल भी होता होगा, एकदम इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज का। लेकिन उस समय वो हमको मिला नहीं, सिर्फ हमने सोचा था, है ना, नहीं दिखा, क्योंकि हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर रहता हो, इसलिए हमको दिखा नहीं। न्यूक्लियस ही नहीं दिखता तो उसके अंदर की चीज़ कहाँ से दिखेगी। तो हमने सिर्फ उसको सोचा और सोच के फिर अपनी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, क्योंकि ये तो खतरे में आ गया ना कंजर्वेशन। अगर मास डिस्ट्रॉय हो रहा है बम के अंदर तो कंजर्वेशन तो लफड़े में आ गया, चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसके लिए हमने जुगाड़ सोचा कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता होगा इलेक्ट्रॉन की तरह नेचर में, और जब एटम बम फटता होगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ निगेटिव चार्ज का पार्टिकल, और एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल पॉजिट्रॉन भी होता होगा न्यूक्लियस के अंदर। तो जब ये फटेगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा, तो पॉजिट्रॉन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस एटम बम के अंदर। और पॉजिट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज, सेम 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो जब एटम बम फटा, मास डिस्ट्रॉय हुआ, तो एक निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, और क्या चला गया? एक पॉजिटिव चार्ज वाला पॉजिट्रॉन भी चला गया। तो हमारी इस दुनिया से कौन सा चार्ज उठ गया? निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो नेट चार्ज कितना बचा दुनिया का? 0। भाई उठा तो प्लस और माइनस साथ में चले गए ना, खत्म हो गए, तो भी नेट चार्ज मेंटेन रह गया। अगर सिर्फ अकेले इलेक्ट्रॉन जाता तो कौन सा चार्ज मर जाता? माइनस। तो ओवरऑल नेचर में कौन सा चार्ज आ जाता? पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो हमको ये कंजर्वेशन का नियम बचाना था, इसलिए हमने उस समय इमेजिन क्या किया कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता होगा। दिखा उखा नहीं था कुछ, खाली सोचा हमने, ठीक है। और बाद में अभी चल के उसको हमने प्रूव भी कर दिया कि जो सोचे थे ना वो बिल्कुल ठीक सोचे थे, होता है न्यूक्लियस के अंदर पॉजिट्रॉन,
पॉजिटिव चार्ज का, सेम इलेक्ट्रॉन के बराबर मास का। समझ आया? तो उस समय कंजर्वेशन को बचाने के लिए हमने ये थ्योरी बनाई कि जब भी m मास का मटेरियल बम के अंदर डिस्ट्रॉय होता है, इस दुनिया से कौन से चार्ज उठ जाते हैं? एक प्लस चार्ज वाला पॉजिट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों उठ जाते हैं इकट्ठे, ताकि क्या मेंटेन रहे हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का नियम। आया समझ में? तो प्लस और माइनस दोनों उठ गए तो नेट चार्ज कितना है? अभी भी 0। एक चार्ज उठता तो नेट चार्ज आ जाता, प्लस चार्ज मरता तो नेगेटिव चार्ज आ जाता, नेगेटिव चार्ज मरता तो प्लस चार्ज आ जाता पूरी नेचर में। लेकिन हमने थ्योरी क्या बनाई कि जब भी मरेंगे दोनों साथ में मरेंगे। ठीक है कि नहीं? और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर हमारे ये फोर्सेस काम नहीं करते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, वहाँ दो तरह के और फोर्सेस काम करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल में, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी 100 गुना ज़्यादा। कितने गुना ज़्यादा? हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन से 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशन से, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उससे भी 2 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी ग्रेविटेशन से 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियस के अंदर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब आप इमेजिन कीजिए, डिस्टेंस बहुत कम रहता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। डिस्टेंस जब बहुत कम रहता है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, डिस्टेंस बहुत कम है, कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा? आप ये जानते हैं, ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता जाता है फोर्स वीक होता जाता है, डिस्टेंस नज़दीक होगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा। इतना छोटा डिस्टेंस है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा? जितना डिस्टेंस कम होगा दो चार्ज के बीच का, उतना फोर्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो उससे कम डिस्टेंस तो कुछ होता ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जहाँ रहते हैं। कितना कम डिस्टेंस है, मैं उंगली भी नहीं दबा सकता। इतने कम डिस्टेंस पर फोर्स कितना होगा उनके बीच? कितना फोर्स होगा इमेजिन कर सकते हैं आप? बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स, और वो भी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है दोनों पार्टिकल पर, दोनों मास हैं, दोनों पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, एक के पास माइनस चार्ज एक के पास प्लस चार्ज, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस बहुत निग्लिजिबल है, 10⁻16 -17, इतना छोटा डिस्टेंस है दोनों के बीच का। इतने छोटे डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो इतनी तेज़ी से फोर्स लगता है, ये दोनों एक दूसरे को इतनी तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, और अट्रैक्ट करके इतनी तेज़ से कोलाइड होते हैं, इतनी तेज़ से एक दूसरे को ठोकर मारते हैं, टक्कर मारते हैं कि इनके परखच्चे उड़ जाते हैं। क्या होता है? इनका क्या हुआ? परखच्चे उड़ जाते हैं। परखच्चे उड़ जाना यानी डिस्ट्रॉय हो जाना। ये दोनों टकराए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी स्पीड से टकराए, और ये टूटे। टूट के क्या बने? क्योंकि उससे छोटा तो कुछ होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ होता नहीं है, तो ये एक दूसरे से टकरा के इनके परखच्चे उड़ के ये क्या बनती हैं? उससे छोटा कुछ नहीं होता। तो आइंस्टीन का कहना था कि जब ये टकराते हैं तो ये वेव्स बन जाती हैं एनर्जी के, जैसे धूप, हीट, लाइट, साउंड, एनर्जी बन जाते हैं। इनका पार्टिकल नेचर खत्म, मटेरियल नेचर खत्म, और कौन सा नेचर आ गया इसमें? वेव नेचर, रेडिएशन वाला नेचर, एनर्जी वाला नेचर आ जाता है। और ये क्या बन जाते हैं? एनर्जी। जैसे धूप होता है, हीट होता है, रेडिएशन होता है, साउंड होता है, लाइट होता है, ये उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका मास खत्म हो जाता है क्योंकि पार्टिकल ही नहीं रहे अब वो। आया समझ में? तो इससे इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। समझ आया? ये जो फिनोमिना होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच में टकराने का, ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करके एक दूसरे को निगल जाते हैं, क्योंकि कोलिजन के बाद मटेरियल नहीं बचता, ये एनर्जी बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है निगल जाने का एक दूसरे को, इसको बोलते हैं एनिहिलेशन। क्या बोलते हैं? एनिहिलेशन। समझ आया कि नहीं आया? आया। और जब एनिहिलेट होता है, यानी एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज वाला पॉजिट्रॉन एक दूसरे को निगल जाते हैं, खा जाते हैं, तो क्या बनता है? एनर्जी, गामा रेस बनती है। समझ आया? क्या बनता है? गामा रेस बनता है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एनिहिलेशन। और ये क्या चीज़ है? इसमें क्या हुआ? दो चार्ज मर गए, दुनिया से डिस्ट्रॉय हो गए, तो चार्जेस जोड़ी में, किसमें? एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज डिस्ट्रॉय हुए कि नहीं हुए? हो सकते हैं। और हमारा ये पुराना नियम क्या चल रहा है? चार्जेस नाइदर डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएटेड। चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता। और हमने क्या एक्सप्लेन किया कि एक पॉजिट्रॉन प्लस वाला चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्या हुए? डिस्ट्रॉय हो गए, एनिहिलेट कर गए एक दूसरे को। तो जोड़ी में चार्जेस क्या हो सकते हैं? डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए।
चार्जेस इन पेयर कैन बी डिस्ट्रॉयड। और इसको क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को? एनिहिलेशन। ये आप हेडिंग ऊपर बांध लीजिएगा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। एनिहिलेशन, ये ठीक है। एनिहिलेशन, चार्जेस इन पेयर कैन बी डिस्ट्रॉयड। समझ आ रहा है? जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन और ये किससे मिलता है? एक पॉजिट्रॉन से। और जब ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, एनिहिलेट करते हैं, एक दूसरे को निगल जाते हैं, तो क्या बनता है? गामा रेस। ये इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, तो बम के अंदर ये होता है। ठीक बात। अच्छा, अब आइंस्टीन का कहना ये भी था कि जो कुछ भी नेचर में होता है उसका रिवर्स भी होता है। हर चीज़ का रिवर्स होता है नेचर में। अगर पानी ऊपर से नीचे आता है तो नीचे से ऊपर भी जाता है, रिवर्स होता है। भले पंप लगा के हम उसको भेजें, लेकिन हर चीज़ का रिवर्स होता है। समझ आया? तो इसका भी रिवर्स होता होगा। हमने ये सोचा कि जब मास m मास का मटेरियल डिस्ट्रॉय होके mc² के बराबर एनर्जी बनाता है, तो एनर्जी भी कन्वर्ट होके मास बनाती होगी। तो ये हमने उस समय थ्योरी बनाई, प्रैक्टिकल वैक्टिकल कुछ नहीं था, सिर्फ हाइपोथेटिकल थ्योरीज थी। बाद में 10-12 साल पहले हमने इसको प्रूव भी किया कि जब कभी भी गामा रेस रेडिएशन एनर्जी किसी हैवी मेटल से टकराती है तो टकराने के बाद गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता वो रेस कहाँ गई। समझ आया? क्या होता है? गामा रेस एनर्जी रेडिएशन जब कभी भी किससे टकराती है? किसी हैवी मेटल जैसे लेड है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, तो जब ऐसे मेटल से गामा रेस टकराती हैं, प्लेटिनम जैसे मेटल से, तो फिर उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, फिर कहीं दिखती नहीं कि वो रेडिएशन कहाँ गई। तो आइंस्टीन ने बताया गायब वायब नहीं होती हैं। जब वो प्लेटिनम से टकराती हैं हैवी मेटल से, तो वो रेस जो आती हैं एनर्जी, वो ना मटेरियल बन जाती हैं प्लेटिनम में एब्जॉर्ब होके। क्या बन जाते हैं? मटेरियल, मैटर, मास बन जाता है। तो वो एनर्जी किस में चेंज हो जाता है? मटेरियल में चेंज हो जाता है। समझ आया? तो ये किसका कन्वर्जन है? एनर्जी टू मटेरियल। और ये किसका कन्वर्जन है? मटेरियल टू एनर्जी। तो दोनों का इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, मैटर और एनर्जी का। इसलिए आजकल आप लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं कंजर्वेशन का, वो क्या पढ़ते हैं? मास अलोन इज नॉट कंजर्व्ड, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वाला कहानी खत्म। अब क्या पढ़ाते हैं आपको? ना एनर्जी को अकेले बोलते हैं ना मास को। अब ये बोलते हैं कि मास एंड एनर्जी सम ऑफ बोथ आर कंजर्व्ड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये पढ़ाते हैं। इनका सम कंजर्व रहता है, अकेले मास अकेले एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इनको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है और क्रिएट भी किया जा सकता है। आया समझ ये बात कि नहीं आया? अच्छा, हम जो बात कर रहे थे कि हम रेडिएशन से क्या क्रिएट कर सकते हैं? मटेरियल को। इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन। इसमें लिखिए चार्जेस इन पेयर कैन बी क्रिएटेड या प्रोड्यूस। जैसे गामा रेस जब किसी हैवी मेटल पर पड़ते हैं, प्लेटिनम, दिस इज हैवी मेटल, प्लेटिनम है ना, तो क्या होता है? पार्टिकल बनता है, मैटर बनता है। अच्छा, अब फिर देखो, इधर देखो सब, गामा रेस जब किसी हैवी मेटल पे पड़ती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो क्या बनता है? मटेरियल बनता है। कौन सा मटेरियल बनेगा जी? इलेक्ट्रॉन बनेगा कि पॉजिट्रॉन? तो इलेक्ट्रिकल वालों ने बोला नहीं नहीं नहीं, जब भी बनेगा दोनों बनेगा, क्योंकि अगर एक बनेगा तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाएगा, तो नेट चार्ज आ जाएगा दुनिया में, फिर ये लफड़े में आ जाएगा। तो जब भी बनेगा दो बनेगा, और वो दो कौन? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। हमेशा जब भी बनेगा पेयर में बनेगा। तो एक क्या बना? इलेक्ट्रॉन, और एक क्या बनता है? पॉजिट्रॉन। एक बनने से क्या नुकसान है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज गड़बड़ा जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बस बना तो एक निगेटिव चार्ज पैदा हो गया, तो नेट चार्ज निगेटिव हो जाएगा नेचर का, और नेचर को ये गवारा नहीं है।
समझ गए? अगर अकेले पॉजिट्रॉन बन गया तो एक पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, ओवरऑल नेट चार्ज आ जाएगा, और उसको ये गवारा नहीं है। इसलिए जब भी बनेंगे जोड़ी में बनेंगे दोनों, जब भी डिस्ट्रॉय होंगे जोड़ी में डिस्ट्रॉय होंगे। तो चार्जेस इन पेयर कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो हमने ना हमारा जो पुराना कंजर्वेशन का नियम था उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक। और मॉडिफाई ये किया, बस यहाँ पे हमने एक और टाइटल लगा दिया, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब सिंगल, ठीक है। अब पढ़ के देखिए, आइसोलेटेड चार्ज आर नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। यानी सिंगल चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते हो और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जब भी चार्जेस क्रिएट होंगे हमेशा जोड़ी में होंगे, जब भी चार्जेस डिस्ट्रॉय होंगे हमेशा जोड़ी में होंगे। लेकिन सिंगल चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्या क्रिएट किया जा सकता है। और इसका एग्जांपल है वही एटम बम, यूरेनियम वाला। यूरेनियम का एटॉमिक मास होता है 298, एटॉमिक नंबर होता है 92। जब ये बम फटता है तो दो तीन चीज़ें बनती हैं, एक बनता है थोरियम और एक क्या बनता है, हीलियम। बहुत सारी एनर्जी निकलती है हीलियम, है ना। हीलियम का मास कितना होता है जी, 4, और यहाँ से 4 कट गया तो कितना बचा ये 294। अच्छा, इसमें कितने चार्जेस हैं देखो, ये एटॉमिक नंबर बताता है नीचे वाला। एटॉमिक नंबर मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। तो कितने चार्जेस हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, 92। तो इसका कितना चार्ज होता है 2, ठीक है ना। तो 90 में से 2 चार्ज इसने ले लिया, ये बन गया, कितने चार्ज बचे 92 में 2 ये हो गया तो 90 बचा, 90 चार्ज इसके पास रहते हैं। तो देखो जब एटम बम फटता है या यूरेनियम का हम रिएक्शन करवाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ठीक है, तो इसमें कितने चार्जेस हैं 92 इलेक्ट्रॉन 92 प्रोटॉन। जब ये रिएक्शन शुरू होता है तो इसमें हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, नया मटेरियल बनता है, और इस नए मटेरियल में 90 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। चार्जेस कितने हैं अभी भी प्रोडक्ट में 92, रिएक्टेंट में कितने हैं 92। तो सिंगल में चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता, 92 उधर भी 92 इधर भी कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड चार्ज को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पेयर में कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी और क्रिएट भी। तो ये आपका एक नया नॉलेज है आपके लिए, एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन याद रखिएगा। कभी कभार ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत रेयरली लेकिन पूछा जाता है। समझ गया ये? तो आई थिंक इतना बहुत हो गया, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली इलेक्ट्रिकल चार्ज से रिलेटेड। अब आपको ना क्वांटाइजेशन के ऊपर कम से कम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम कूलम्स लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है फिजिक्स का कूलम्स लॉ से। अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो सारी चीज़ें नोट करें।